Good morning to everyone. So let's start today lecture. This is lecture 2 of Income Tax Act. Is it clear? देखिए लास्ट क्लास में हमने तमाम बातें देखी थी। एक तो इनकम टैक्स का पैटर्न देखा था, उसे बार बार अब डिस्कस मैं करूंगा नहीं। ये पेपर 4 है सी इंटरमीडिएट में, तो पूरा पेपर का पैटर्न हम लोगों ने समझ लिया था और ये देखा था कि टाइप्स ऑफ टैक्स कितने तरह के होते हैं। तो टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें जो लेवी है और इम्पैक्ट है वो दोनों एक ही पर्सन के ऊपर पड़ते हैं। और एग्जाम्पल, सबसे बड़े एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्सेस का इनकम टैक्स। इरेट के लिए। और दूसरा टैक्स होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें लेवी और जो इम्पैक्ट है वो फॉल्स अपॉन डिफरेंट पर्सन। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है उसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्सेस का। इट इज क्लियर। तो हमें दोनों ही एक्ट पढ़ने हैं यहाँ पे, इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ना है और हमें जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी पढ़ना है। तो नाउ अब सीधे हम मुद्दे की बात पर आते हैं। देखिए जब भी आप कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसमें कुछ डेफिनेशन होती हैं जो उस लॉ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। जब तक आप उसकी वोकेबलरी नहीं समझेंगे, जब तक आपको वो सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा। और लॉ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर साल एवरी ईयर वो चेंजेस उसमें आते रहते हैं। तो हमें सबसे पहले अपना जो है रेलेवेंट ईयर पता होना चाहिए। देखिए दो टर्मोलॉजी इसमें बहुत खास हैं जो आपको याद होनी चाहिए। एक तो आपको अपना रेलेवेंट प्रीवियस ईयर पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर होना चाहिए पता आपको। और दूसरा आपको पता होना चाहिए रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इनकी डेफिनेशन भी आज हम पढ़ेंगे। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की जो डेफिनेशन है उसके लिए दो सेक्शन यूज कर रखे हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 31 एंड सेक्शन 3। और रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 9। इरेट के लिए आपको अपना रेलेवेंट प्रीवियस ईयर और रेलेवेंट असेसमेंट ईयर पता होना चाहिए। तो जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है वो है हमारा 2021-2022, यानी कि ये जो स्टार्ट हुआ है ये 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ है और ये आपका फिनिश होगा 31 मार्च 2022 को। इसकी रेलेवेंसी क्या है मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ क्यों रेलेवेंट है। और रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है हमारा इससे एक साल बाद का 2022 से लेकर 2023 तक। ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 से और ख़त्म होगा 31 मार्च 2023 को। जल्दी से बताइएगा, ये आपको याद हो ही जाना चाहिए कि आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है और रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है। ये आपको याद होना चाहिए। आपका जो कि पेपर है, आपको मालूम है कि ये जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है 2 अटेम्प्ट के लिए काम करेगा। मई 2022 में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं और नवंबर 2022 में जो स्टूडेंट पेपर देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा सीएस एग्जीक्यूटिव के भी स्टूडेंट्स होते हैं, सीएमए के भी स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए भी एक क्लास वैलिड है। उनके जो अटेम्प्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जून 22 में एंड दिसंबर 2022 में। उनके लिए भी यही क्लासेज वैलिड हैं। जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है वो यही रहेगा 2022 टू 2023 और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर जो रहने वाला है वो रहने वाला है 2021 एंड 2022। ये रेलेवेंट प्रीवियस ईयर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है? सीधे अब डेफिनेशन पर आते हैं। देखिए जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर होता है आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। यानी कि
जो भी इनकम मैं संजय जैन, मैं तो पिछले 20 साल से इनकम अर्न कर रहा हूं, लेकिन हर साल के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होंगे। ये तो आप मानते हैं, समझते हैं कि मैंने अगर कोई इनकम अर्न करी 5 साल पहले, तो 5 साल पहले रूल्स अलग होंगे और आज के रूल्स अलग होंगे। तो एक्चुअली क्योंकि इनकम टैक्स हर साल अमेंड होता रहता है, तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, चाहे वो ICAI है, चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है, चाहे वो कोस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है, ICMA है, तो वो हमें ये बताता है कि आपका जो कमिंग पेपर है उसके अंदर कौन से ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आपको उसी ईयर से रिलेटेड अपने आप को पक्का करना है, उसी ईयर से रिलेटेड आपको प्रोविजन पता होने चाहिए, क्योंकि हर साल प्रोविजन जो है चेंज होते हैं। तो क्योंकि हमारा अटेम्प्ट 2022 में है, चाहे वो मई हो, चाहे वो जून हो, चाहे वो नवंबर हो, चाहे वो दिसंबर हो, तो क्योंकि हमारा अटेम्प्ट 2022 में है, तो उसके लिए सभी इंस्टीट्यूट ने जो असेसमेंट ईयर रखा है वो 2022, 2023 रखा है, और प्रीवियस ईयर रखा है 2021-22। ये मैं काफी बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जिससे आप बिल्कुल भी इस चीज को नजरअंदाज ना करें। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना प्रीवियस ईयर और आपको अपना असेसमेंट ईयर पता होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें आप इनकम अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें आपके द्वारा अर्न की गई इनकम जो कि आप प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं, उसके ऊपर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर में जो अथॉरिटीज हैं, टैक्स अथॉरिटीज हैं, उसके ऊपर क्या लगाती हैं, टैक्स लगाती हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से सभी बच्चे मैसेज करके बताएंगे कि ये चीज आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, कि अभी मैं प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, असेसमेंट ईयर की भी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई कि हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है और रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है, और प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का क्या यूज होता है। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें आप इनकम अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें आपके द्वारा कमाई गई इनकम जो प्रीवियस ईयर में आप अर्न करते हैं वो टैक्सेबल होती है ड्यूरिंग द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से यस और नो लिखेंगे कि सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो आपका असेसमेंट ईयर भी मैंने बता दिया 2022-23 है, और प्रीवियस ईयर भी मैंने बता दिया आपका क्या है। तो देखिएगा प्रीवियस ईयर की जो डेफिनेशन है वो देखिएगा सामने स्क्रीन पर आ रहा है। प्रीवियस ईयर मीन्स, और ये भी समझ लीजिए, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन के साथ क्या लिखा हुआ है, इसे मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा। तो प्रीवियस ईयर मीन्स, ठीक है ना, द फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर मीन्स ए फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर एक फाइनेंशियल ईयर है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, जो कि आपके असेसमेंट ईयर से पहले वाला फाइनेंशियल ईयर होता है, तो वो है आपका प्रीवियस ईयर। ठीक है ना। असेसमेंट ईयर क्या है आपका 2022-2023। फाइनेंशियल ईयर मींस ईयर इन विच स्टार्ट, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो हमेशा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है आपका 31 मार्च को। लेकिन प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है, ऐसा हम क्या करते हैं प्रीवियस ईयर में? द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज नोन एज प्रीवियस ईयर। वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं वो हमारा क्या होता है? प्रीवियस ईयर होता है। तो जल्दी से अब आप नोटबुक निकाल लीजिएगा, हम इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर की।
सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 34 एंड सेक्शन 3, दो सेक्शन के अंदर ये है प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 34 एंड सेक्शन 3। तो प्रीवियस ईयर मीन्स, मेरे साथ सभी बच्चे लिखेंगे, प्रीवियस ईयर मीन्स ए फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर मीन्स ए फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर एक फाइनेंशियल ईयर है। प्रीवियस ईयर मीन्स ए फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली previous year means a financial year immediately preceding the relevant assessment year. Preceding the relevant assessment year. Is it clear? Previous year means a financial year immediately preceding the relevant assessment year. और जो आपका relevant assessment year है वो हमें मालूम है 2022 और 23 है। हमारा जो relevant assessment year है वो 2022-23 है। It means our relevant previous year is 2021-22. It means our relevant previous year is 2021-22, which start our current previous year start from 1st April 2021 and will end on 31st March 2022. Is it clear? मान्या ने पूछा है कि सर आपने प्रीवियस ईयर का सेक्शन 2 क्लोज 34 है, आपने 2 क्लोजेज 31, मैंने 34 ही बताइए बेटा मान्या। अच्छा पीछे हो सकता है बाय मिस्टेक गलती से लिखी गई हो वो, तो देख लेता हूं मैं। हाँ यहां पर बाय मिस्टेक गलती से लिखी गई है, तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की जो क्लोज है वो बेटा सेक्शन 2 क्लोज 34 है। बाय मिस्टेक वो गलती से लिखी गई है। मैनी टाइम्स हम लोग कुछ समझा रहे होते हैं और माइंड बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा होता है, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है? प्रीवियस ईयर मीन्स ए फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। और जो ये मीन्स वर्ड है इसकी भी बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि डेफिनेशन देने के 3 वे होते हैं, ठीक है ना। तो किसी डेफिनेशन के साथ मीन्स वर्ड लगता है, किसी डेफिनेशन के साथ इंक्लूड्स वर्ड लगता है, और किसी डेफिनेशन के साथ दोनों वर्डों का यूज होता है। तो हम लोग जब भी पेपर में लिखने के लिए डेफिनेशन आएंगी तो इन्हें अपने अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने चेंज किया तो सेंस चेंज हो जाएगा। हाँ यूज किया है, मीन्स का मतलब कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर डेफिनेशन में इंक्लूड्स वर्ड लिखा हुआ है वो मतलब कैसे निकाला जाता है मैं एक्सप्लेन करूंगा।
और अगर मीन्स एंड इंक्लूड्स है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए आज की डेट में कि इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी तक बाकी थ्योरी आप पढ़ते हैं, पढ़ते कुछ हैं और फिर अपनी वर्डिंग में उसे कुछ और चेंज कर देते हैं, तो यहाँ जो कीवर्ड्स हैं वो चेंज नहीं किए जा सकते। तो मीन्स एक कीवर्ड है, इसका एक यूज होता है किसी भी लॉ को पढ़ते हुए, चाहे आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हैं, चाहे आप अदर लॉ पढ़ रहे हैं, तो हर जगह जब भी डेफिनेशन होंगी या तो मीन्स करके होंगी या वो इंक्लूड्स करके होंगी, या मीन्स एंड इंक्लूड दोनों करके ही होंगी। इट क्लियर? तो प्रीवियस ईयर मीन्स ए फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, और रेलेवेंट असेसमेंट ईयर जैसे मैंने आपको बताया आपके पेपर के लिए 2022-23 है। इट मीन्स, ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होती, यहां तो आपको मैं समझा दिया 2022-23। हाँ, जब आप प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप बताएंगे कि इट मीन्स अवर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज 21-22। अवर करंट प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 एंड विल एंड ऑन 31 मार्च 22। अब इससे भी बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं लगती हैं, पता लगती है एक्चुअली हर फाइनेंशियल ईयर अपने आप में। जैसे हमारा 21-22 है तो पिछला फाइनेंशियल ईयर हमारा 2020-21 भी रहा होगा, उससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है 2019-20 भी रहा होगा। तो एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर में होता क्या है, ठीक है ना। तो इसे और एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं जिससे और अच्छी तरह से आपके समझ में आए। प्रीवियस ईयर इज ए फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर इज ए फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर इज ए फाइनेंशियल ईयर in which a person earns income। प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें हम इनकम को अर्न करते हैं। इट क्लियर? जिस ईयर में हम जो इनकम अर्न करते हैं वो ईयर उस इनकम के लिए फाइनेंशियल ईयर होता है। अब एक चीज आप समझिएगा, देखिए मैंने एक फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि एवरी ईयर इज ए फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर 1920, ठीक है ना, एक फाइनेंशियल ईयर है 2021, एक फाइनेंशियल ईयर है 21-22 जो अभी चल रहा है। मैंने फाइनेंशियल ईयर में अपनी जो अर्निंग थी मेरी अलग अलग सोर्सेस से, कुछ बैंक इंटरेस्ट आया था, कुछ प्रॉपर्टी मैंने किराए पे दे रखी थी, कुछ मेरी पढ़ाने से इनकम हुई थी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूं कि 7 लाख इनकम थी, ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये इनकम 3 लाख थी जो अलग अलग चीजों से मुझे आई, और फाइनेंशियल ईयर 21-22 तो चल ही रहा है। तो जो इनकम मैंने 1920 में कमाई 7 लाख, उस इनकम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? कुछ इनकम कमाई मैंने 2 साल पहले 1920 में कमाई, तो इस 7 लाख रुपए के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? बताइए आप मुझे, प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? इस 7 लाख रुपए के लिए प्रीवियस ईयर 1920 ही होगा। जो 3 लाख रुपए मैंने 2021 में इनकम कमाई, इस इनकम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2021 ही होगा। हर फाइनेंशियल ईयर एक प्रीवियस ईयर है, आप इस बात को समझिए। कभी आप ये समझेंगे बस प्रीवियस ईयर हमारा 21-22 ही है, इस तरह से समझिए। मुझे ये देखना है कि किसके रेस्पेक्टिव बात मैं कर रहा हूं। मैं संजय जैन किसी का बेटा हूं, किसी का फादर भी हूं, किसी का हस्बैंड भी हूं, ठीक है ना। अगर आप मेरे बच्चों के कंपैरिजन में मुझे देखते हैं तो वो मुझे एज ए फादर की भूमिका में देखेंगे। मेरे पेरेंट्स की कंपैरिजन में मुझे देखेंगे तो मुझे एज ए सन आप देखेंगे। आपके कंपैरिजन में अगर मैं देखा जाऊंगा तो मैं आपका एक टीचर हूं, ठीक है ना, मैं गुरु हूं, आपका ट्रेनर हूं। इट क्लियर? तो इसी तरीके से जो प्रीवियस ईयर 21-22 है, केवल उस इनकम के लिए प्रीवियस ईयर होगा जो इनकम मैं
2021-22 में अर्न कर रहा हूं और आगे 31 मार्च 2022 तक मैं अर्न करूंगा। समझ आ रही है बात आपके, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? जल्दी से मुझे जवाब दीजिए मैसेज करके यस और नो का, कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जल्दी से मुझे बताइएगा कि एक तरीके से हर फाइनेंशियल ईयर अपने आप में एक प्रीवियस ईयर है, लेकिन आपको ये चीज चेक करनी है कि किस इनकम के रेस्पेक्टिवली आप बात कर रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं जो इनकम मैं अर्न कर रहा हूं 2021 में और 2022 तक 31 मार्च 2022 तक मैं अर्न करूंगा, उसके रेस्पेक्टिवली अगर देखा जाएगा तो उस इनकम के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इज माय रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइएगा कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है। अब पेपर के लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर तय है पहले से कि 21-22, यानी कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में वो उन्हीं इनकम से रिलेटेड पूछे जाएंगे जो मैं इनकम 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक अर्न कर रहा हूं और करूंगा। पेपर में उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी वजह से इनकम टैक्स में ये चीज एक्स्ट्रा आ जाती है बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले कि हमारे लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर या रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है। जब आप कोई अकाउंट्स में कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, माना फाइनल अकाउंट आपके तैयार करवाए जा रहे हैं, पार्टनरशिप अकाउंट आपको समझाया जा रहा है, तो वहां पर भी ईयर यूज होता है कि जो बैलेंस शीट है फर्म की या किसी प्रोप्राइटर की वो एज ऑन 31 मार्च ईयर 2017 तक की है। लेकिन पेपर में जरूरी थोड़ी है कि जो क्वेश्चन आपने बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 का करा हुआ है तो वो 2014 का नहीं आएगा, वो 14 की भी डेट दे सकते हैं, वो आपको 2021 की भी डेट दे सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि जब आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वहां डेट अलग, किसी क्वेश्चन में कुछ और, किसी क्वेश्चन में कुछ और, किसी और क्वेश्चन में कुछ और डेट आ सकती है, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर चाहे डेट कुछ भी आ जाए आप क्वेश्चन को कर डालोगे। लेकिन यहां पर क्योंकि हर साल इनकम के ऊपर जो टैक्स रेट हैं वो बदल जाते हैं, प्रोविजंस बदल जाते हैं, तो दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए, केवल करंट ईयर का लो याद होना चाहिए। करंट ईयर का लो याद करने में ही पसीने छूट जाते हैं। और आपसे मैं कहूं कि जी आप 1961 से ये लो है और आपको पूरे 40-50 सालों का लो याद होना चाहिए, वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। केवल उन्हें कॉन्सेप्ट आते हैं, अपने सामने बुक्स रखते हैं और फिर वो बुक्स को देख के बताते हैं कि किस साल का क्या रूल था। हाँ, करंट ईयर आपको याद होना चाहिए। तो इसी वजह से इंस्टीट्यूट हमारा कहता है कि आप अपना पहले रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर डिसाइड कीजिए और अकॉर्डिंग टू दैट आप उसी के प्रोविजन को अंडरस्टैंड आपको करना है। जल्दी से बताइएगा कि प्रीवियस ईयर का बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है या नहीं आता है। इसमें 2 सेक्शन यूज किए गए हैं, सेक्शन 2 क्लोज 34 एंड सेक्शन 3। एक्चुअली पहले 91-92 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, तो पहले सेक्शन 3 हुआ करता था और ये जो डेफिनेशन है एक्चुअली में सेक्शन 3 में दी हुई है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है हर लॉ का कि अगर कोई डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी हुई है वो बार बार चेंज नहीं होगी, वो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर सेक्शन 2 के अलावा डेफिनेशन दी गई है तो वो चेंज हो सकती है। तो 91-92 करीब 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो उस समय इंडिया में इनकम टैक्स में यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर नहीं हुआ करता था। जैसे आप अकाउंट में क्वेश्चन करते हैं, कोई व्यक्ति दिवाली क्लोजिंग अपनी कर रहा है, कोई 31 दिसंबर क्लोजिंग कर रहा है, कोई 31 मार्च क्लोजिंग कर रहा है बैलेंस शीट को, आप देखते होंगे अलग अलग क्वेश्चन में हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। तो इसी तरह से इनकम टैक्स में भी हुआ करता था। लेकिन 91-92 के बाद यूनिफॉर्मिटी ले आए ये लोग और ये कहा कि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सभी एसएससी को, सभी पर्सन को एक ही प्रीवियस ईयर मेंटेन करना पड़ेगा और वो होगा आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो क्योंकि यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट आ गया है
तो इस वजह से सेक्शन 2 को भी उन्होंने यूज किया प्रीवियस ईयर को डिफाइन करने में, यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज 34 में प्रीवियस ईयर डिफाइंड है और सेक्शन 3 में भी सेम प्रीवियस ईयर डिफाइंड है। तो ये मैंने जानबूझ के आपको बताया है, जब लिखने के लिए डेफिनेशन आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक ही सेक्शन लिख दीजिएगा, सेक्शन 2 क्लॉज 34। लेकिन मैनी टाइम्स एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एमसीक्यू में माना उन्होंने 4 ऑप्शन दिए और उसमें सेक्शन 3 का भी जिक्र है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो डिफाइंड इन सेक्शन 3। तो इस वजह से एमसीक्यू में, क्योंकि और डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए आपको एग्जैक्ट चीज पता होनी चाहिए। ऑल्दो सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन इंटरमीडिएट में भी कम ही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अब बात आती है असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन की बात आती है। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर की बात आती है और ये है सेक्शन 2 क्लॉज 9। असेसमेंट ईयर की जो डेफिनेशन है वो है 2 क्लॉज 9। तो असेसमेंट ईयर मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। असेसमेंट ईयर साथ के साथ लिखेंगे, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर इज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। ध्यान दीजिएगा इस बात को, प्रीवियस ईयर में नहीं लिखा हुआ है ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, लेकिन असेसमेंट ईयर में लिखा हुआ है ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। असेसमेंट ईयर इज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, ठीक है। बच्चे गलती क्या करते हैं, माना प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन लिखने के लिए आई, वहां पर भी इस वर्ड को शामिल कर देंगे, वहां शामिल नहीं करना। इसका भी लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि वहां शामिल क्यों नहीं करना। एक एक चीज का मैं लॉजिक बता के चलूंगा, ऐसा नहीं बस सीधे आपको क्रैम करना है, ठीक है ना। हर चीज का मैं कॉन्सेप्चुअली लॉजिक आपको बता के चलूंगा कि वो क्यों है। तो असेसमेंट ईयर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल of every financial year and will end on 31st March of the following year। यानी कि 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च को खत्म होता है। अवर करेंट रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इज 2022-2023। अवर करेंट रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इज 2022-23, विच मीन्स कि जो हमारा असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा और 2023 को खत्म होगा, 31 मार्च 2023 को वो खत्म होगा। सभी बच्चे बताएंगे मैसेज करके कि सभी बच्चों को ये चीज भी समझ में आ गई है नहीं आ गई, असेसमेंट ईयर क्या है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। विधि है, मान्या है, हर्ष है, अंशिका है, सृष्टि जैन है, फरहीन है, ऋषभ है, सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है नहीं हो गया है। और जब तक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जब तक हमें आगे नहीं बढ़ना है, बस हमें बेस को मजबूत रखना है, आगे बिल्डिंग आराम से तैयार हो जाएगी। सभी बच्चे जानते हैं कि नींव बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग तो बाद में तैयार हो ही जाएगी।
तो मैंने दो चीजें अभी आपको बताई, बहुत धीरे धीरे लेके चलूंगा, कोर्स हमारा स्टार्ट हो ही चुका है। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर हमारा जो करंट प्रीवियस ईयर है वो क्या है हमारा 2021-22। तो प्रीवियस ईयर की जो डेफिनेशन है, प्रीवियस ईयर मींस ए फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के साथ ए पीरियड ऑफ 12 मंथ नहीं है, तो पेपर में आपको लिखते वक्त भी पीरियड ऑफ 12 मंथ का यूज नहीं करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा करंट प्रीवियस ईयर क्या है, तो वो है 21-22। इसे एक्सप्लेन कर दीजिए, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 22 तक। और प्रीवियस ईयर ऐसा क्या होता है प्रीवियस ईयर में? तो प्रीवियस ईयर इज ए ईयर इन विच ए पर्सन अर्न द इनकम, यानी कि जो पर्सन जिस ईयर में जो इनकम अर्न करता है उस इनकम के लिए वो ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर होता है। तो प्रीवियस ईयर 21-22 है। एक प्रीवियस ईयर आपका 2021 भी रहा होगा, उससे पहले भी प्रीवियस है 1920। ये तो लगातार चलने वाले एक प्रोसेस है, हर साल अपने आप में एक प्रीवियस ईयर है, लेकिन वो किसके लिए प्रीवियस ईयर होगा? उस इनकम के लिए प्रीवियस ईयर होगा जो इनकम आप उस फाइनेंशियल ईयर में कमाते हैं। और हमारे लिए रेलेवेंट क्यों होता है? मतलब हमें पेपर के लिए ये क्यों देखना पड़ता है कि हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? वो इसलिए देखना पड़ता है कि हर साल के लो तो हम लोग याद नहीं कर सकते ना, तो हमें ये देखना होता है कि हमारे लिए पेपर में कौन से ईयर का लो हमसे पूछा जाएगा। तो उसके लिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो हमें बता के चलता है कि हमारे लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 21-22 है, यानी कि आपको जो प्रोविजन, जो रूल, जो टैक्स रेट 21-22 की इनकम के लिए लगने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ वही हमें पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है। इज इट क्लियर? और रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर में हम इनकम कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में वो क्या होती है? इनकम टैक्सेबल होती है। और अगर देखा जाए तो एवरी ईयर प्ले ए डुअल रोल। अगर देखा जाए टेक्निकली, अगर आप टेक्निकली देखें तो एवरी फाइनेंशियल ईयर प्ले ए डुअल रोल। डुअल का मतलब है दो दो भूमिकाओं में। एवरी फाइनेंशियल ईयर इज ए प्रीवियस ईयर एज वेल एज असेसमेंट ईयर। बताइए मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? हर फाइनेंशियल ईयर जो है डुअल रोल प्ले करता है। हर फाइनेंशियल ईयर एक प्रीवियस ईयर भी है और हर फाइनेंशियल ईयर आपका असेसमेंट ईयर भी है। हर फाइनेंशियल ईयर डुअल रोल प्ले करता है, हर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर भी है और हर फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या है? डुअल मतलब असेसमेंट ईयर भी है। क्योंकि जिस माना हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की, ठीक है ना सर? ये डुअल रोल कैसे प्ले करता है? देखिए 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर है प्रीवियस ईयर है उस इनकम के लिए जो 21-22 में हम कमाएंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 21-22 है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, उस इनकम के लिए प्रीवियस ईयर होगा जो इनकम हम कमाएंगे 21-22 में। लेकिन आप ये भी तो बताइए जो इनकम हम 2021 में कमा चुके हैं, 2021 में भी तो कमाई होगी हमने इनकम, तो 2021 में कमाई गई इनकम के लिए 21-22 क्या रोल अदा करेगा? क्या वो उसके लिए प्रीवियस ईयर का रोल अदा करेगा या असेसमेंट ईयर का रोल अदा करेगा? जल्दी से बताइएगा। जो इनकम हमने 21-22 में कमाई है, तो 21-22 में कमाई गई इनकम के लिए आप मुझे बताइए 21-22 में इनकम कमाने के लिए कमाई गई इनकम के लिए 21-22 फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर है, लेकिन जो इनकम हमने 2021 में कमा चुके हैं उस इनकम के लिए 21-22 क्या रोल अदा करेगा? दैट इज असेसमेंट ईयर। इसी वजह से मैंने समझाया था, मैं किसी का फादर भी हूं लेकिन मैं किसी का बेटा भी हूं। तो हम लोग एक ही पर्सन अलग अलग भूमिका में है। हमारे तो खाली डुअल रोल भी नहीं है, कई सारी भूमिकाएं। आपके साथ मेरा संबंध स्टूडेंट और टीचर का है,
ठीक है ना। मेरी बेटियों के साथ मेरा संबंध एक एज ए फादर का है, मेरे फादर के साथ मेरा संबंध एज ए सन का है, मेरे भाई बहनों के साथ मेरा संबंध एज ए ब्रदर का है। समझ में आती बात आपके? तो हमारा तो रोल कई सारी भूमिकाओं में है, लेकिन एज पर अगर हम बात करें इनकम टैक्स, एज पर अगर हम बात करें किसी फाइनेंशियल ईयर की, तो फाइनेंशियल ईयर डुअल रोल प्ले करता है इनकम टैक्स में। हर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर भी है और हर फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर भी है। इज इट क्लियर? हर फाइनेंशियल ईयर उस इनकम के लिए प्रीवियस ईयर होगा जो इनकम हम उसी फाइनेंशियल ईयर में कमाएंगे, लेकिन हर फाइनेंशियल ईयर उस इनकम के लिए असेसमेंट ईयर होगा जो इनकम हम फाइनेंशियल ईयर से पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में अर्न कर चुके हैं। यस और नॉट? जल्दी से बताइएगा, यस और नॉट? वेरी गुड। तो ये अच्छी तरह कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। अब देखिएगा, एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं यहां से, जो आपको नोट्स मिलेंगे तो वहां पर असेसमेंट ईयर की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, और लिखते चलिएगा। जो जो भी मैं लिखवा रहा हूं पूरे कॉन्सेप्ट आपको मैं लिखवाऊंगा, जो जो भी न्यूमेरिकली जरूरत होगी, और नोट्स आपको असाइनमेंट के फॉर्म में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम अर्न इन द previous year is taxed is known as assessment year. Assessment year means the period of 12 months starting from 1st April and ending on 31st March of the next year. For instance, the assessment year 2022-23 which will commence on April 1st 2022 and will end on March 31st 2023. Is it clear? Financial year has a double role to play. It is the previous year as well as the assessment year. On the basis of the aforesaid definition, it can be said that a financial year play a double role, that is, it is a previous year as well as the assessment year. ये मैंने बता दिया कि किस तरह से वो डबल रोल का काम अदा करता है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात कर रहे हैं, जो फिलहाल फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर है ये 21-22 इज द प्रीवियस ईयर for the income received or accrued during April 1st 2021 to March 31st 22। लेकिन अगर हम बात करें 21-22 असेसमेंट ईयर है, वो कौन सी इनकम के लिए? for the income received or accrued in the immediately preceding previous year, that is April 1st 2020। ये 2010 गलत आ गया है, 2020 to March 31st 2021। जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, प्रीवियस ईयर में एक एक्सेप्शन भी है। प्रीवियस ईयर में एक एक्सेप्शन भी है। हो सकता है कि आप अपने आप को ये मानिए कि सीए फाइनल में थे और अभी जो जुलाई में अटेम्प्ट हुआ, ठीक है, और उसमें आपने क्लियर कर लिया, आपका रिजल्ट आ गया सितंबर में, और एकदम आपको 15 सितंबर से जो है जॉब ऑफर हो गई, यानी कि 15 सितंबर से 2021 से आपको जॉब ऑफर हो गई। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपने जब पहली बार आप कमाना शुरू करते हैं तो क्या आपका प्रीवियस है तब भी 1 अप्रैल 2021 से हो जाना चाहिए? सोचिए आप, क्या आपका तब भी प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2021 से होना चाहिए या 15 सितंबर 2021 से होना चाहिए? जल्दी से जवाब दीजिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति जब फर्स्ट टाइम इनकम कमाना शुरू करता है तो उसका प्रीवियस ईयर उस डेट से होना चाहिए जिस डेट से वो इनकम कमाना शुरू करता है। तो यही एक एक्सेप्शन के रूप में है जब हम प्रीवियस ईयर को पढ़ते हैं। एक्सेप्शन है, क्या है ये देखिएगा। वैसे तो प्रीवियस ईयर 12 मंथ का होता है, ठीक है ना, हमेशा फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ का होता है, बट इट कैन बी ऑफ लेस देन 12 मंथ इन केस ऑफ, यानी कि जो प्रीवियस ईयर है वो लेस देन 12 मंथ का भी हो सकता है। किस किस केसेज में? न्यूली सेटअप बिजनेस ऑफ प्रोफेशन और न्यू सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि जब आप पहली बार कमाना स्टार्ट करते हैं तो कहां से होगा? स्टार्ट विद द डेट ऑफ कमेंसमेंट और द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन
और एंड कहां होगा, एंडिंग विद 31 मार्च। इज इट क्लियर? तो जैसे इलस्ट्रेशन आपके सामने है, असर्टेन द प्रीवियस इन द फॉलोइंग सिचुएशन, मिस्टर एक्स सेट अप हिज न्यू बिजनेस ऑन 27 ऑफ अगस्त 21। तो इसका प्रीवियस ईयर कहां से होगा, 27 अगस्त 21 से लेकर 31 मार्च 22। एम आई राइट? पहली बार इसने एक न्यू बिजनेस सेटअप किया एक्स ने 27 अगस्त 2021 को। आपसे पूछा जा रहा है इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, तो जिस डेट को ये स्टार्ट करता है उस डेट से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2022 तक। मिस्टर वाइज न्यू सोर्स ऑफ इनकम केम इनटू एग्जिस्टेंस 25 फरवरी 2022। तो इसका कब से होगा, 25 फरवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2022। इज इट क्लियर? यानी कि यहां करीब करीब 1 महीने 5-6 दिन का ही प्रीवियस ईयर होगा दूसरे केस में। पहले वाले केस में 7-8 महीने के करीब का प्रीवियस ईयर आ रहा है। तो पहला प्रीवियस ईयर आपका लेस देन 12 मंथ भी हो सकता है। और इससे एक चीज और निकलती है, प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ, कैन नॉट बी मोर देन 12 मंथ। एक साल से 12 महीने से ज्यादा का तो हो ही नहीं सकता। सपोज कीजिए आप 31 मार्च 20 को आपकी नौकरी लगी, तो आप सोचिए यार एक ही दिन की तो बात है, अगले प्रीवियस में जोड़ लेंगे थे, ऐसा अलाउड नहीं है। आप 31 मार्च 20 को जो नौकरी लगी, ठीक है ना, आपने पहली बार कमाना स्टार्ट किया, तो इसका पहला जो प्रीवियस है 31 मार्च 20 से लेकर आपका 31 मार्च 20 तक ही पहला प्रीवियस ईयर होगा। अगला जो प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 22 तक का आपका 1 तक का आपका प्रीवियस ईयर होगा। इसके बाद का जो प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 22 तक का आपका प्रीवियस ईयर होगा। यानी कि प्रीवियस ईयर एक दिन का भी हो सकता है। फर्स्ट प्रीवियस ईयर के केस में ये एक्सेप्शन होती है। तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर आपका एक दिन का भी हो सकता है, लेकिन कैन नॉट बी मोर देन 12 मंथ, 12 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। लेकिन इन ऑल केसेस असेसमेंट ईयर कैन नॉट बी लेस देन 12 मंथ और कैन नॉट बी मोर देन 12 मंथ। और दैट्स वाई उसकी डेफिनेशन में ही साफ साफ लिख दिया गया, असेसमेंट ईयर मीन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। और प्रीवियस ईयर में इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ। लेकिन अगर आपका प्रीवियस ईयर एक दिन का भी हुआ तो भी असेसमेंट 12 महीने का ही होगा। जैसे इन केसेस में यहां पर पहले वाले केस में आपका प्रीवियस ईयर करीब करीब 6-7 महीने का है, लेकिन अगर इसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर की बात करेंगे तो वो 22-23 ही आएगा। और इस केस में भी जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर की बात करेंगे 22-23 ही आएगा। असेसमेंट ईयर ना तो कम हो सकता 12 महीने से, ना ज्यादा हो सकता, लेकिन जो प्रीवियस ईयर है कम हो सकता है 12 महीने से, लेकिन वो 12 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है असेसमेंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ गया है या नहीं आया है। सभी बच्चे बताएंगे कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है। मान्या, अंशिका, हर, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी जवाब देंगे कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया है नहीं हो गया। ऋषभ जल्दी जवाब देंगे, सृष्टि का भी जवाब आ गया है, फरहीन का भी जवाब नहीं आया है, शाहरुख का भी जवाब नहीं आया है। शाहरुख बेटा कहां हो? एक एक बच्चे को जवाब देना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर अपनी रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।